हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से सिटीजन्स का सर्वाइवल किट भी बोला जा सकता है। मतलब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो इंसान पूरा खुश नहीं रह सकता। उसको डिग्निटी, इज्जत, अपनी बात कहने की फ्रीडम, अपने धर्म को फॉलो करने की आज़ादी, और जब उसके राइट्स वायलेट हो जाए तो कोर्ट जाने का ऑप्शन भी होना चाहिए। यही फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स हो या मेंस, सवाल आता ही आता है। बाकी और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लाइक एसएससी, उनमें भी इस टॉपिक से हमें सवाल देखने को मिलते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को कवर किया था, जहां पर हमने सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स यानी आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 को समझा। और हमने ये भी समझा था कि 26 जनवरी 1950 और उससे पहले किसको सिटीजन माना जाएगा और किसको नहीं। ये हमें आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 से पता चलता है, जबकि 26 जनवरी 1950 के बाद यही इंफॉर्मेशन हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 से मिलती है। देखिए दोस्तों, ये भी याद रखना है कि सिटीजनशिप के प्रोविजन सिर्फ एक बार के लिए थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ कमेंसमेंट के समय डिसाइड किया कि कौन सिटीजन होगा। उसके बाद की सारी चीजें पार्लियामेंट के बनाए हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू आती है। एग्जाम में अक्सर ये पूछ लेते हैं कि 26 जनवरी के बाद सिटीजनशिप कौन डिसाइड करता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो अब आप नागरिक तो बन गए, बट किसी भी इंसान को अपनी लाइफ डिग्निटी से जीने के लिए, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, फिजिकली ग्रो करने के लिए भी कुछ बेसिक राइट्स की जरूरत होती है। मतलब कुछ मूलभूत अधिकार की जरूरत भी होती है। देखिए दोस्तों, नागरिक बनना एक लीगल स्टेटस है, लेकिन इंसान के रूप में इज्जत से जीना एक नेचुरल डिमांड है। अगर स्टेट सिटीजन को सिर्फ टैक्स देने का, वोट करने का या ओब्लिगेशंस का बर्डन दे दे और उनको राइट्स ही ना दे, तो वो एक तरह की स्लेवरी हो जाती है। इसीलिए हर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स होते ही होते हैं। तो नागरिकों को उनके अधिकार देने की शुरुआत इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने 1215 में की थी, जब उसने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। यहाँ पे उन्होंने अपने नागरिकों को कुछ बेसिक राइट्स दिए थे, और इसी वजह से हमारे भारत के नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार मिलते हैं उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखा गया है। इसलिए पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब थोड़ा एग्जाम एंगल से सुनो। मैग्ना कार्टा को वर्ल्ड हिस्ट्री में एक माइलस्टोन माना जाता है। इसके बाद ही यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और लिमिटेड मोनार्की की शुरुआत हुई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने भी इससे प्रेरणा ली, और इसलिए जब भी एग्जाम में पार्ट 3 इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया आता है, इसका लॉजिक वही है कि दोनों डॉक्यूमेंट्स ने सिटीजन्स को स्टेट के खिलाफ राइट्स दिए। अब पार्ट 3 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का वही पार्ट है जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स मिलते हैं, यानी आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ये आर्टिकल्स प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, या आर्टिकल 12 से 35 तक क्या कवर करते हैं। तो आंसर है पार्ट 3, और बाकी क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो हम आगे आगे कवर करेंगे। लेट अस गेट बैक टू आवर टॉपिक। हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स आज़ादी मिलने से पहले ही फंडामेंटल राइट्स को लेकर बहुत सीरियस थे। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 के कराची सेशन में ही फंडामेंटल राइट्स पर एक रेजोल्यूशन पास किया था, और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे सरदार पटेल। उस रेजोल्यूशन में माना गया था कि हमारे देश के नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और एसोसिएशन जैसे राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, सेक्स या रिलीजन से बिलोंग करते हो। तो ये वाला फैक्ट प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और 1931 के कराची सेशन में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसको आप प्रिकर्सर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हो। मतलब ये आइडिया आज़ादी से पहले ही तैयार हो गया था, और इसमें सिर्फ सिविल पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, बल्कि कुछ सोशो इकोनॉमिक राइट्स भी थे, जैसे वर्कर्स के राइट्स। तो इसी वजह से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब दोबारा इस बात पर बहुत स्ट्रेस दिया गया कि नागरिकों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। और क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से काफी प्रभावित थे, इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में आपको अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स की एक झलक दिखती है। अब यहाँ पे एक नोट बनाए कि इंडियन फंडामेंटल राइट्स का डायरेक्ट इंस्पिरेशन है यूएस बिल ऑफ राइट्स 1971 से।
और इनडायरेक्टली मैग्ना कार्टा और फ्रेंच रेवोल्यूशन के डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से भी इंस्पायरेशन लिया गया था। एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स किस देश से इंस्पायर्ड है, तो डायरेक्ट आंसर हमेशा यूएसए होगा। अब सवाल है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ भारत के ही नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स देता है? तो जवाब है नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एलियंस को भी फंडामेंटल राइट्स देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये एलियंस कौन है, क्या ये दूसरे गोले से आते हैं? नहीं, ये प्रीलिम्स का फेवरेट है। एग्जाम में पूछ लेते हैं क्या फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं, और कौन से फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए है और कौन से फंडामेंटल राइट्स एलियंस के लिए है? तो आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है। कुछ राइट्स सभी लोगों को दिए गए हैं, चाहे सिटीजन हो या एलियन। एलियंस का मतलब होता है वो लोग जो दूसरी किसी कंट्री से बिलोंग करते हो, चाहे वो इंडिया में काम करने आए हो या स्टूडेंट वीजा या टूरिस्ट वीजा पे। इन एलियंस को भी हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, फ्रेंडली एलियंस, एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस वो एलियंस होते हैं जिन देशों के साथ इंडिया के अच्छे संबंध है, और एनिमी एलियंस वो लोग होते हैं जो उन देशों से बिलोंग करते हैं जिन देशों के साथ इंडिया वार में है। तो फ्रेंडली एलियंस को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, एनिमी एलियंस के राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो आर्टिकल 22 में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि एनिमी एलियंस को प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत में रहने वाले लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। बस फर्क इतना है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको ज्यादा राइट्स और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, और एलियंस में भी फ्रेंडली एलियंस को एनिमी एलियंस की तुलना में ज्यादा राइट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम सिर्फ सिटीजन्स को दिया गया है, एलियंस को नहीं। लेकिन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबको दिया गया है, चाहे सिटीजन हो या एलियन। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलने वाले हर राइट को फंडामेंटल राइट नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो भी राइट्स देता है उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लेकिन इन्हीं में से जो राइट्स पार्ट 3 से मिलते हैं वही फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स एक सबसेट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, और एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं। हाँ, एक बात समझना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलने वाले हर राइट को फंडामेंटल राइट नहीं कहा जाता। कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो भी राइट्स देता है उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लेकिन इन्हीं में से जो राइट्स पार्ट 3 से मिलते हैं वही फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, समझने का सिंपल तरीका, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट से आने वाले राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, DPSPs आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट्स इज इक्वल टू सिर्फ पार्ट 3 के अंदर दिए गए राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। एग्जाम के लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के अंडर, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट से इसे हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं। ये पॉइंट प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो फंडामेंटल राइट्स और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में एक मेजर डिफरेंस पाया जाता है, तो वो है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन दूसरे राइट्स के वायलेशन पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यही वजह है कि पार्ट 3 को इतना स्पेशल माना जाता है कि एग्जाम में सवाल आता है अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, और ये भी प्रीलिम्स का एक रिपीटेड MCQ है। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह के बदलाव से प्रोटेक्ट करता है। अगर सरकार कोई ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो तो कोर्ट उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा। यही होता है जुडिशियल रिव्यू, मतलब पार्लियामेंट चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसके बनाए लॉ सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा, और अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो उन्हें खारिज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम एंगल से देखे तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट USA से लिया गया है और इंडिया में ये आर्टिकल 13 के थ्रू आता है। इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि चाहे देश में सरकार कितनी भी स्ट्रिक्ट या डिक्टेटरशिप वाली क्यों ना हो, लेकिन लोगों की लिबर्टी, फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स हमेशा सेफ रहेंगे। एग्जाम्पल ले लो, इमरजेंसी के टाइम 1975 से 77 के बीच में सरकार ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए,
लेकिन लोग कोर्ट गए और कहा कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। हाँ, उस टाइम कुछ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंडर जो आता है, एक ऐसा राइट है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसे फुली सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट फर्स्ट था और आज हमने डिस्कस किया फंडामेंटल राइट्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं उनके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या कोई डाउट हो तो आप उसको भी ड्रॉप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशर।